हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। तो कैसे हो सारे? सबको पहले तो गुड मॉर्निंग, ठीक है, और बढ़िया हो सारे, है ना। चलो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्या, जेनेटिक्स अपन स्टार्ट करने वाले हैं, जेनेटिक्स, ठीक है, जिसका बहुत बड़ा हवा बनता है जेनेटिक्स, ये वो जेनेटिक्स वो वही अपन स्टार्ट करने वाले हैं। और देखो समझोगे नहीं, इसको ढंग से नहीं समझोगे तो देखो टफ तो है, ठीक है, अगर ढंग से नहीं समझोगे तो टफ बनेगी ये, और अगर समझ लोगे तो फिर आसान है, फिर तो आसान है ना। तो बात है समझने की। जीरो से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जीरो से, मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और अपन इसको फिर लेवल जो है बढ़ता जाएगा, सारा जो है वो कवर करेंगे। जेनेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब जो 5th चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में जो दे रखा है, अब तो नई वाले में शायद ये 4th चैप्टर हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका 5वां चैप्टर है, ठीक है, ये आपको अपन करने वाले, इसके बाद जो 6वां चैप्टर है वो भी जेनेटिक्स का ही पार्ट है। दोनों चैप्टर जो अपने जेनेटिक्स के अंदर आते हैं, तो दोनों चैप्टर अपन करने वाले हैं। पहले 5वां करेंगे फिर 6वां करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। आज के लेक्चर में अपन क्या बात करेंगे वो पहले मैं बता दूं। आज के लेक्चर में अपन बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जेनेटिक्स के, है ना। जेनेटिक्स की बहुत ही बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा, वो बातें आपको पता लग जाएंगी, उसके बाद में थोड़ा सा आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। वरना ये जो आज मैं आपको जो वर्ड्स बताने वाला हूं, ये आपको आने वाले, क्रोमोसोम हो गया, क्रोमेटिन हो गया, ये सारे वर्ड जो आपको इस दोनों चैप्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो 5 और 6वां चैप्टर दोनों के अंदर आपको ये जो वर्ड्स हैं, वो हैप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड हो गया, ये सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको इनका मतलब नहीं पता रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है वो चीज पढ़ने का। इसलिए आज इन चीजों का मतलब समझेंगे कि इनका मतलब क्या है ना, तभी तो अपन को आगे जाके वो चीजें को, वो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। पहले तो यही समझना पड़ेगा अपन को कि क्रोमोसोम होता क्या है ना, फिर तो अपन क्रोमोसोम के बारे में अपन पढ़ सकते हैं, पहले तो वो होता क्या है वही समझना पड़ेगा ना। तो वो सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जेनेटिक्स के, वो अपन इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाला हूँ। बस ध्यान से सुनना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे जो है रेगुलर रहोगे क्लासेस के अंदर, क्योंकि जेनेटिक्स को अगर समझना है तो रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ में आपको अपनी जो नोटबुक है वो अपने पास में रखनी है, पेन अपना हाथ में होना चाहिए, और साथ साथ में आपको नोट्स जो है वो बनाते रहना है, ठीक है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल मिल जाएंगे, जैसे चैप्टर खत्म होगा आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको नोट्स अपने हाथ से भी बनाने चाहिए। आप खुद बनाओगे नोट्स, उसका एक अलग मजा है, उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। बाकी ये नोट्स तो डिजिटल नोट्स हैं, ये तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएंगे ना, लेकिन आपके जो नोटबुक के अंदर खुद से जो बनाओगे ना, लिखना यही है, खुद से जो बनाओगे ना, खुद से जो लिखोगे, उसको आप मेमोरी में ज़्यादा देर तक रख पाओगे, आपको वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी उनसे ज़्यादा बेटर बन पाएगी। तो इसलिए नोट्स जो है आपको अपने बनाने ही है, ठीक है। अब अपन शुरुआत करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स का जो 5वां चैप्टर है उसका नाम क्या है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ठीक है। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। और सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से अपन पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के। तो सबसे पहला जीन, ये जीन क्या होता है इसकी बात कर लेंगे अपन, है ना। डीएनए क्या होता है यार, डीएनए क्या बवाल है, इसकी भी बात कर लेंगे। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन क्या होता है, ये बहुत सारे जो वर्ड हैं ये दोनों चैप्टर्स के अंदर आएंगे। जेनेटिक्स के तो दोनों चैप्टर हैं, उनके अंदर जीन, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, डीएनए, क्रोमोसोम, अलील, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये सारे वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये समझने पड़ेंगे अपन को सबसे पहले, उसके बाद ही अपन अपना जो है चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा मत समझना कि चैप्टर नहीं है, चैप्टर ही है, ये समझोगे तभी वो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। हाँ, उन्हीं से निकाल के मैंने लिखे हैं, कहीं अलग से नहीं लेके आया, कोई अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं। जो उन चैप्टर्स के अंदर बीच बीच में दे रखे हैं, जो वर्ड दे रखे हैं, उन्हीं को मैं सबसे पहले निकाल कर लेके आया हूं। और पहले अपन ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। तो जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, हैप्लॉइड को अगुणित बोलते हैं, डिप्लॉइड द्विगुणित, लोकस, क्रोमेटिड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या होते हैं, इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में अपना टारगेट यही होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे अपन कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन डीएनए को समझ लिया, अगर आपने डीएनए को समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्रोमेटिन क्या होता है, और क्रोमेटिन को अगर आप समझ लिया तो आपको पता लग जाएगा कि क्रोमोसोम क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, ठीक है। अगर आपको डीएनए समझ में आ गया तो आप समझ जाओगे कि भैया क्रोमेटिन क्या होता है, और अगर आप क्रोमेटिन समझ गए तो आप समझ जाओगे भैया क्रोमोसोम क्या होता है,
ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अपन डीएनए की। डीएनए क्या होता है, फुल फॉर्म की बात नहीं कर रहा, सबको पता है, ठीक है, फुल फॉर्म पर नहीं जा रही। डीएनए होता क्या है? डबल स्ट्रैंडेड धागा जो आनुवंशिक जानकारी रखता हो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता हो, ऐसा डबल स्ट्रैंडेड धागा है, ठीक है। डीएनए कुछ भी नहीं है यार, एक धागा है, ठीक है, जो क्या रखता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, आनुवंशिक जानकारी रखता है। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल ये देखो, मान लो ये देखो, डबल स्ट्रैंडेड का मतलब है ये एक लड़ है, ठीक है, और ये दूसरी लड़ है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड का सीधा मतलब है दो लड़ है जिसके अंदर द्विलड़ित है ना, एक ये एक लड़ है, ये दूसरी लड़ है, दिख रही है लड़, दो लड़ें दिख रही हैं आपको, ठीक है भैया, ये है डबल स्ट्रैंडेड। सबसे पहले तो आपको डबल स्ट्रैंडेड का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अपन बार बार बात करेंगे अगले चैप्टर के अंदर, तो बार बार बात करेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रैंड होता क्या है यार, ये स्ट्रैंड क्या होता है। तो ये एक लड़ जो है ना, ये एक लड़ जो है पूरी, ये लड़, ये क्या है? एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये लड़ हिंदी में, इंग्लिश में स्ट्रैंड बोल दिया। ये दूसरी लड़ है, ये क्या है? दूसरी लड़ है। तो इसमें दो लड़ है, इसलिए क्या बोल दिया? डबल स्ट्रैंडेड इसको बोल दिया गया है। क्या बोल दिया गया है? डबल स्ट्रैंडेड इसको बोल दिया गया है। एक मिनट दीजिए मुझे, थोड़ी सी इसकी ऊंचाई बढ़ा लेता हूं ताकि मुझे लिखने में दिक्कत ना हो। चलो ठीक है, ये दो लड़ है इसलिए क्या बोल दिया? इसको डबल स्टैंडर्ड बोल दिया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आ गया आपको। अब क्या बोल रहा है कि डबल स्टैंडर्ड धागा है जो आनुवंशिक जानकारी रखता है। मतलब इसके अंदर क्या है? सारी की सारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जितनी भी है, जितना भी आनुवंशिक जानकारी है, वो सारी किसके पास में होती है? डीएनए के पास में होती है। तो ये पूरा एक धागा सा आता है, ठीक है, ऐसे धागे होते हैं दो, ठीक है, दो लड़ वाला धागा है, और इसके अंदर क्या है? पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर पूरी आनुवंशिक जानकारी इसके अंदर होती है। ये बात आपको समझ में आ गई, डीएनए क्या होता है, ठीक है। अब आपको समझना है क्रोमेटिन क्या होता है। डीएनए तो भैया समझ में आ गया, तो मैंने कहा कि डीएनए अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपको यार क्रोमेटिन भी समझ में आ गया। क्रोमेटिन क्या होता है भैया? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन डीएनए का सघन रूप। डीएनए को अगर कंडेंस कर दें, ठीक है, इसी को अगर अपन सघन कर दें, तो वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वो हो जाता है क्रोमेटिन हो जाता है। भैया दिखाओ कैसे होता है क्रोमेटिन, आ जाओ दिखा देता हूं। ये भैया क्या है आपका? ये है आपका डीएनए। एक मिनट, सही बनाने थोड़ा सा। ये मान लो डीएनए है आपका, ठीक है, इसी का सघन रूप। इसी डीएनए को अगर मैं थोड़ा सा क्या कर दूं, इसी को मैं क्या कर दूं, एकदम से इसको क्या कर दूं? कंडेंस कर दूं भैया। ये कर दिया मैंने इसको कंडेंस, ठीक है। ये बहुत बड़ा डीएनए था, इसका मैंने क्या कर दिया? इसको फोल्ड कर दिया यार, है ना। मेरे पास बहुत बड़ा धागा है, उसको मैं क्या कर दूं? फोल्ड करके थोड़ी छोटी सी जगह में रख दूं, छोटी सी जगह में उसको फोल्ड कर दूं। आपने देखा है पतंग सब नहीं उड़ाते, सब उड़ाते पतंग, कभी ना कभी तो उड़ाया होगा ना। और दो धागा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, जो जिस पर धागा वो लपेटा हुआ होता है, ठीक है। ये तो हो गया जो अपन नया नया पतंग लेके आते हैं। फिर क्या हुआ? मकर संक्रांति आई, पतंग उड़ाया, या फिर कोई भी अब अलग अलग जगह पर अलग अलग त्योहार पर उड़ाया जाता है। कहीं पर मकर संक्रांति, कहीं पर अलग अलग त्योहारों पर, अलग अलग डे पर इसको उड़ाया जाता है पतंग को। अपन पतंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, मकर संक्रांति रहने दो। पतंग जो है अपन उड़ा रहे हैं पतंग, उसके बाद में कभी आपने देखा होगा कि धागा जो है वो बिखर गया, धागा जो उसको बिखर गया ना, या फिर कहीं आप पतंग लूटा कभी पतंग लूट के लेके आए हो आप, ठीक है, और जो धागा है उसको आप ऐसे ऐसे करके आप लपेट लेते हो, उसका गुच्छा बना लेते हो धागे का। कभी किया है क्या यार? ये कभी किया है क्या? कभी भी? अगर आप गांव से हो तो बिल्कुल किया है, शहरों से हो तो भी किया होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अपन कोई, अगर मुंबई में भी आप रह रहे हो तो मतलब ऐसा तो है नहीं कोई बहुत ही मतलब पोस्ट इलाके में रह रहे हो, ठीक है। तो अपन को पता है ना कि अपन पतंग उड़ाते हैं, तो वो धागा ऐसे करके अपन लपेटते हैं ना, गुच्छा सा बना लेते हैं, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा लंबा सा धागा होता है, उसको अपन एक छोटी सी जगह में इसको गुच्छा बना लेते हैं उसका। तो वो क्या है? ये लंबा सा धागा क्या है? डीएनए। उसी को अपन क्या है? फोल्ड कर लिया अपन ने, एक लपेट लिया उसको, एक छोटी सी जगह पे लपेट लिया। वो क्या कर लिया अपन ने? सघन कर लिया उसको। तो वो क्या हो गया? आपका क्रोमेटिन हो गया। क्या हो गया? क्रोमेटिन हो गया, ठीक है। आपके पास में यार डीएनए का धागा था, ये क्या है? आपके पास में डीएनए का धागा है, ठीक है। अगर आप ये बहुत लंबा सारा है, मैं इसको क्या कर लूं? फोल्ड कर लूं। इसी को क्या कर लूं? फोल्ड करके मैं एक
छोटी जगह में उसको रख लूं, ठीक है, फोल्ड कर दूं, उसी डीएनए के धागे को मैं फोल्ड कर दूं, सघन कर दूं, तो वो क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। वही क्या होता है, क्रोमेटिन। ये क्या होता है, डीएनए, डीएनए, और ये क्या है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। तो समझ में आई आपको, डीएनए क्या होता है, एक बहुत बड़ा धागा होता है। अगर उसी डीएनए को मैं थोड़ा सा फोल्ड कर दूं और थोड़ी छोटी जगह में उसको रख दूं, सघन कर दूं, उसको कंडेंस कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन हो जाएगा। भैया डीएनए समझ में आ गया, क्रोमेटिन समझ में आ गया, अब हमें बता दो क्रोमोसोम क्या होता है। तो मैंने कहा क्रोमोसोम कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है क्रोमोसोम, बस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर दूं ताकि जगह बन जाए। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन समझ में आ गया आपको। क्रोमोसोम क्या है, अब ये क्रोमेटिन क्या है, इस क्रोमेटिन को अगर मैं और सघन कर दूं ना, इस क्रोमेटिन को अगर मैं और सघन कर दूं, अगर मैं इस क्रोमेटिन को और सघन कर दूं ना, अपन ने छोटी जगह में उसको फोल्ड किया, उस फोल्ड किया छोटी जगह में, उसको मैं और फोल्ड कर दूं और छोटी जगह में उसको गुच्छा सा और छोटा गुच्छा बना दूं, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रोमोसोम बोलते हैं। अभी और बताऊंगा, ध्यान से सुनो बस। क्रोमोसोम, वापस ध्यान से सुनना, वापस ध्यान से सुनना। डीएनए क्या होता है यार, डीएनए क्या होता है, मैंने कहा डीएनए एक बड़ा सा धागा है, ठीक है, 2 लड़ का एक धागा है डीएनए, बिल्कुल भैया 2 लड़ का धागा है, लंबा सा धागा है। अगर उस लंबे से धागे को मैं फोल्ड करके, ठीक है, ऐसे फोल्ड करूं कि मैं उसको एक छोटी जगह में उसको फोल्ड कर लूं, तो भैया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्रोमेटिन हो जाएगा। कुछ नहीं है क्रोमेटिन, कुछ भी नहीं है क्रोमेटिन, वही डीएनए, उसको आपने फोल्ड कर दिया तो वो क्या होगा, एक छोटी जगह में आ जाएगा। पहले वो धागा पूरा बिखरा पड़ा था, ठीक है, उसको आपने व्यवस्थित तरीके से आपने उसको फोल्ड कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन बन जाएगा, छोटी जगह में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप धागे को ऐसे ही बिखरा दोगे तो वो उसको जगह ज्यादा चाहिए उसको रखने के लिए, अगर उस धागे को आप फोल्ड कर दोगे तो वो छोटी जगह, थोड़ी जगह में आ जाएगा ना, वो क्रोमेटिन हो गया। अब क्रोमोसोम क्या होता है, उसी धागे को मैं थोड़ा सा और फोल्ड कर दूं, और थोड़ा अच्छे से फोल्ड कर दूं, और सघन कर दूं, उसको और कंडेंस कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं है यार, ये डीएनए है, उस डीएनए के धागे को आपने फोल्ड करके क्या बना दिया, क्रोमेटिन बना दिया। उस क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन बन गया, इस क्रोमेटिन को मैं थोड़ा और फोल्ड करूं तो ये क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया क्रोमेटिन के अंदर सिर्फ क्रोमेटिन के अंदर सिर्फ डीएनए होता है क्या। तो मैंने कहा कि डीएनए के अंदर तो सिर्फ डीएनए होता ही है, ये डीएनए जो है इसके अंदर तो डीएनए ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्रोमेटिन बनता है ना, क्रोमेटिन बनता है वो मोटे तौर पर तो किसको फोल्ड करने से बना है, डीएनए को आपने फोल्ड किया अच्छे से, उसको फोल्ड कर लिया, उसको अच्छे से लपेट लिया, तो क्या बन गया आपका, क्रोमेटिन बन गया, ठीक है। लेकिन यार क्रोमेटिन के अंदर और क्या हो सकता है, इसके अंदर हो सकती हैं प्रोटीन, हो सकती हैं, क्रोमेटिन के अंदर क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकती हैं, और क्या हो सकता है, और इसके अंदर आरएनए भी हो सकता है। डीएनए तो होगा ही होगा, प्रोटीन भी हो सकती हैं, है ना, प्रोटीन भी हो सकती हैं, और डीएनए तो है ही है, उसका तो कहना ही क्या ना, डीएनए तो है ही है, ठीक है। तो क्रोमेटिन के अंदर डीएनए भी हो सकता, डीएनए तो है ही है, ठीक है, उसी को फोल्ड करने से तो बना ही है, और उसके अलावा प्रोटीन भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है ना। वैसे ही क्रोमोसोम के अंदर अकेला डीएनए नहीं होगा, डीएनए तो होगा ही होगा, डीएनए तो है ही है, उसके साथ में प्रोटीन, ये मान लो प्रोटीन है, प्रोटीन आरएनए भी हो सकता है ना, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया, मैंने जो बनाया अभी आपको बनाया। डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड धागा जो आनुवंशिक जानकारी रखता है। डीएनए कुछ भी नहीं है, ऐसा धागा है जिसके पास में क्या है, आनुवंशिक जानकारी है, ठीक है, इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए का ही सघन रूप है। ये डीएनए था, ये एक धागा था, इसी का सघन कर दिया आपने, इसी को अपन ने एक व्यवस्थित तरीके से फोल्ड कर दिया, छोटी जगह में आ जाएगा वो, ठीक है, उसको क्या बोल दिया अपने, क्रोमेटिन बोल दिया, ठीक है। तो डीएनए का ही सघन रूप क्या होता है, डीएनए का ही सघन रूप क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। वही बात करें क्रोमेटिन की, तो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन का सघन रूप। ये अपन ने क्रोमेटिन बनाया था, इसको अपन ने थोड़ा और फोल्ड कर दिया, क्रोमेटिन बनने के बाद में इसको थोड़ा सा अपने और फोल्ड कर दिया, तो क्या बन गया अपना, क्रोमोसोम बन गया। तो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन का सघन रूप होता है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम आपको समझ में आया नहीं आया। डीएनए कुछ भी नहीं है यार, एक धागा था, उसको अपन ने फोल्ड कर दिया तो क्या बन गया, क्रोमेटिन बन गया, और क्रोमेटिन को जब अपन ने फोल्ड कर दिया तो क्या बन गया, गुणसूत्र बन गया, क्रोमोसोम बन गया। अब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी हो सकता है, डीएनए तो है ही है क्योंकि वो डीएनए के फोल्ड करने से तो बना है, तो डीएनए तो होगा ही होगा, उसके साथ में प्रोटीन और आरएनए भी हो सकता है। यहां तक बात क्लियर है,
या नहीं है? क्लियर? चलो, तो मैंने आपको बताया भैया डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीनों आपको समझ में आ गया। डीएनए क्या चीज होती है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है। अब बात करेंगे अपन क्रोमेटिन क्या है। कुछ नहीं, धागा है बस। डीएनए को अपने फोल्ड कर दिया, तो बस फोल्ड करने के लिए देखो डीएनए घिरा पड़ा था बहुत सारी बड़ी जगह। अब सेल के अंदर यार इतनी जगह थोड़ी ना होता कि डीएनए तो बहुत लंबा होता है, डीएनए बहुत लंबा होता है ना, कोई छोटा सा नहीं होता। अब इतने लंबे चीज को अपन को एक छोटी सी जगह पर रखना है, छोटी जगह पर रखना है, तो क्या करेंगे अपन, उसको फोल्ड करना पड़ेगा ना, फोल्ड करना पड़ेगा। एक तो ये टी शर्ट है, इसको मैं ऐसे ही फेंक दूं, ज्यादा जगह रुकेगी। एक मैं इसको रोल कर दूं, फोल्ड कर दूं अच्छे से, इसको ना एक अच्छे से समेट दूं इसको, तो क्या ये कम जगह में आ जाएगी ना, कम जगह में आ जाएगी। वैसा ही डीएनए का धागा है, बहुत बड़ा धागा है यार, इसको कम जगह में, सेल के अंदर थोड़ी सी जगह होती है, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर ये होता है, तो केंद्रक के अंदर होता है ये, है ना। तो केंद्र के अंदर बहुत कम जगह, इसलिए डीएनए को अपन क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने पर क्या बनता है, क्रोमेटिन बनता है, सॉरी क्रोमेटिन बनता है, और क्रोमेटिन को और फोल्ड कर देते हैं तो क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जीन की, कंसेप्ट ऑफ जीन। ये जीन क्या बवाल है यार, डीएनए समझ में आ गया भैया, क्रोमेटिन समझ में आ गया, हमें क्रोमोसोम समझ में आ गया। अब हमें बता दो ये जीन क्या होता है। मैंने कहा जीन कुछ भी नहीं है यार, जीन कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब डीएनए समझ में आ गया तो जीन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया। बोले कैसे समझ में आया भैया, अभी बताता हूं। देखो डीएनए क्या है, एक स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर है। डीएनए क्या है, एक संरचना है पूरी, और जीन क्या है, उस संरचना का भाग है। डीएनए क्या है, मैंने आपको बताया कि दो लड़ों का क्या है, दो लड़का धागा है। ठीक है, एक लड़, उसके ऊपर एक और लड़, ठीक है, और ये पूरा एक धागा लंबा सा, तो ये एक पूरी संरचना है डीएनए की। उसी संरचना का एक भाग क्या है, जीन है। बोले दिखाओ, हमें दिखा देते हैं। अभी देखो डीएनए क्या है, एक पूरा स्ट्रक्चर है, और जीन क्या है, डीएनए का वह भाग जो वंशानुक्रम की इकाई के रूप में कार्य करता है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं, चलो यहां बना लेते हैं। ये क्या है आपका डीएनए। ठीक है, मानते हो या नहीं मानते भैया, बिल्कुल मानते हैं, ये डीएनए है। ये क्या है, डीएनए। हमें बताओ जीन क्या है, जीन क्या है। तो जीन क्या है, जीन कुछ भी नहीं है यार, इसका एक भाग है। ये क्या है, एक जीन है, मान सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब इसका ये ऐसा नहीं कि यही भाग है, यही जीन होता है, लेकिन डीएनए का एक भाग है। डीएनए पर बहुत सारे जीन होते हैं, एक जीन मान लो यहां है, एक जीन यहां पर है, एक जीन यहां पर है, तो ये अलग अलग जीन है, ये अलग जीन है। तो सीधी सी बात है यार, डीएनए एक धागा है, और उस धागे पर ही क्या लगे होते हैं, जीन लगे हुए होते हैं। डीएनए का धागा है और उस धागे पर ही क्या लगे होते हैं, जीन लगे हुए होते हैं। तो समझ में आई आपको, जीन क्या होता है, डीएनए एक पूरा स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर का एक भाग क्या होता है, जीन होता है। ये जीन कहीं और से है क्या, इसी पूरे डीएनए का जो भाग है उसी का, ये पूरा डीएनए उसी का तो एक भाग है ना, उसी का तो एक टुकड़ा है जीन। समझ में आई या नहीं आई भैया, डीएनए पूरा, ये पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी संरचना है। ये जीन क्या, इतना सा जीन है एक, ठीक है, और डीएनए पर लगा हुआ है, तो ये डीएनए का ही तो भाग है जीन, कहीं अलग से थोड़ी ना आया है। ठीक है, तो डीएनए क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है, और जीन क्या होता है, डीएनए का वह भाग, ठीक है, डीएनए का वो भाग जो वंशानुक्रम की इकाई है। ठीक है, वंशानुक्रम की क्या है, इकाई है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की क्या है, इकाई है। वंशानुक्रम, इनहेरिटेंस मतलब हिंदी में वंशानुक्रम की क्या है, इकाई है के रूप में कार्य करता है। मतलब वंशानुक्रम की जो इकाई के रूप में कार्य करे उसको क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। और डीएनए का ये भाग है, किसी एक लक्षण की जानकारी रखता है। जीन जो है ना, वो किसी एक लक्षण की जानकारी रखेगा। एक जीन जो है वो एक लक्षण की, मतलब मान लो मेरे बालों का कलर है, मेरे नहीं, बालों का कलर है। ठीक है, किसी के बाल काले हैं, किसी के भूरे हैं, किसी के थोड़ा रेडिश है, किसी के कैसे। ठीक है, अलग अलग कलर के होते हैं। वो नहीं कि अपन गए सैलून में गए और वहां पर जाकर करवा लिए, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नेचुरल की बात कर रहा हूँ। तो किसी के अलग अलग कलर के बाल होते हैं, वैसे ही किसी की अलग अलग हाइट होती है, किसी की आंखों का रंग अलग अलग होता है। ठीक है, किसी का जो कॉम्प्लेक्शन वो अलग अलग होता है, मतलब किसी का कोई गोरा है, कोई काला है, कोई, ठीक है, सबका अलग अलग कलर होता है। तो एक जीन जो है, मान लो कोई जीन है, वो किसके लिए, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है मान लो बालों के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक जीन जो है ना, उसके वो किसी एक लक्षण की जानकारी रखता है। लक्षण क्या है यहां पर, बालों का रंग, ये क्या है, एक लक्षण है। शकल का रंग, ये क्या है, एक लक्षण है। कोई गोरा है, कोई काला है, ये क्या है, लक्षण है। ठीक है, वही बात करूं मैं हाइट, किसी की हाइट बहुत लंबी है भाई, किसी की कुछ हाइट बहुत छोटी है, किसी की हाइट बहुत कम है, तो ये हाइट के लिए भी क्या है, एक जीन है। हाइट के लिए भी क्या है, एक जीन है। तो जीन क्या है, जीन डीएनए, एक डीएनए देखो, ये धागा है यार,
ये धागा है, इस पर या एक जीन लगा हुआ है, यहां पर एक जीन लगा हुआ है, यहां पर एक जीन लगा हुआ है, यहां पर एक जीन लगा हुआ है, तो डीएनए पर ही क्या है, जीन लगा हुआ है, ठीक है। और जीन क्या है, किसी एक लक्षण की क्या है, जानकारी रखता है। मतलब सीधी सी बात है कि आपका बालों का रंग जो है वो किसी एक जीन से डिसाइड हुआ है, ठीक है। अब वो जीन किसी दूसरी चीज की बात नहीं करेगा। मान लो ये जीन क्या है, ए जीन है, एग्जाम्पल दूं मैं आपको, ये मान लो क्या है, ए जीन, ये क्या है, ए जीन, ये क्या है, बी जीन। ए जीन मान लो किसके लिए, बालों के रंग है ना, हेयर कलर के लिए, हेयर कलर के लिए। और ये किसके लिए, हाइट के लिए, हाइट के लिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो हेयर कलर वाला जो ए जीन है ना, वो सिर्फ हेयर कलर की बात करेगा, वो इसके काम में टांग नहीं अड़ाएगा कि भाई तू हाइट का भी काम देख ले, ना 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 ना, ऐसी काम नहीं करेगा वो। मतलब ए जीन वाला जो है वो सिर्फ बालों का रंग देखेगा, एक ही काम देखेगा, वो हाइट वाला काम नहीं देख सकता, है ना। तो एक जीन जो है वो किसी एक लक्षण की जानकारी रखता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये हेयर कलर क्या है, यहां पर लक्षण है, हाइट क्या है, यहां पर लक्षण है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक जीन जो है वो किसी एक लक्षण की जानकारी रखता है। तो जीन समझ में आई आपको कि किसी एक लक्षण की जानकारी रखता है, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट्स है वो देखो। जीन डीएनए पर स्थित होता है, बता दिया मैंने आपको कि जीन कहां होता है, डीएनए पर ही लगा हुआ होता है, वहीं स्थित होता है। इसका मतलब ये क्रोमेटिन के साथ साथ क्रोमोसोम पर भी मौजूद होता है। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। कैसे सही बात है भैया, हमें समझ में नहीं आई बात। मैं समझाता हूं ना यार, जो बातें मैंने अभी आपको बताई बस वही लिखी हुई हैं, बताओ हमें समझो। ये लाइन ये बोल रही है कि जीन जो है वो डीएनए पर स्थित होता है। बिल्कुल ये बात तो पता ही है कि क्योंकि डीएनए का धागा है उस पर ही जीन लगे हुए थे। अभी आपने हमें बता दी, ये बात तो बता दी हमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जीन जो है वो क्रोमेटिन में भी होता है, क्रोमोसोम में भी होता है। बोले भाई क्रोमेटिन में कैसे होता है, डीएनए में होता है, वो तो समझ में आ गई हमें। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में कैसे होता है, तो बाबू मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि डीएनए एक बड़ा धागा है, उसी को थोड़ा फोल्ड कर दे तो क्रोमेटिन बनता है। तो क्रोमेटिन बना किससे है, डीएनए से ही तो बना है। और डीएनए पर अगर जीन है तो वो क्रोमेटिन पर भी आएगा, और क्रोमेटिन से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो अगर जीन क्रोमेटिन पर है तो क्रोमोसोम पर भी तो आएगा ना। बोले कंफ्यूज हो गए, नहीं समझ में आया। वापस बोलता हूं ना, वापस बोलता हूं। अरे बहुत आसान चीजें, बस दिमाग थोड़ा खोल लेना। मैं बोल रहा हूं कि डीएनए पर जो है वो जीन लगे हुए हैं। डीएनए कुछ भी नहीं है यार, ये मान लो ये धागा है, ये क्या है, एक धागा है, इस पर भैया ये जीन लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस धागे को क्या कर दूं, फोल्ड कर दूं, इसी धागे को मैं क्या कर दूं, फोल्ड कर दूं। मैं आपको एक वायर ये दिखाता हूं, माइक वाला वायर दिखा देता हूं, चलो एक मिनट दीजिए मुझे। ये क्या है, आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा है ना, हाँ। ये क्या है, डीएनए है, ये पूरा क्या है, वायर जो धागा है, ये धागा क्या है, धागा है, ठीक है। इसी को मैं क्या कर दूं, अगर फोल्ड कर दूं, इसी को मैं क्या कर दूं, फोल्ड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा फोल्ड करने पर। ये क्या है, क्रोमेटिन है। क्या है, क्रोमेटिन। समझ में आई या नहीं भाई ये बात, ये क्रोमेटिन दिख रहा है आपको। अगर मैं इस क्रोमेटिन को और फोल्ड कर दूं, ये धागा ही था ना, ये पूरा डीएनए है, इसी को मैंने फोल्ड कर दिया, थोड़ी छोटी जगह में आ जाएगा ना, तो ये क्या बन गया, क्रोमेटिन बन गया। इसी को मैं थोड़ा और फोल्ड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये क्रोमोसोम बन जाएगा। जो चीज इस वायर में लगी हुई है वो इसमें भी तो आएगी ना, वो इसमें भी आएगी यार। जो चीजें इस अकेले में लगी हुई थी, इसी को फोल्ड करके तो मैंने इसी को तो फोल्ड किया है, तभी क्रोमेटिन बना है। तो जो चीज इस पर लगी होगी वो इस पर भी लगी हुई होगी। ये बात तो कॉमन सेंस की है, ये बात तो कॉमन सेंस की है या नहीं है। वापस बोलता हूं, चलो ये भी, इसको भी छोड़ते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। जब तक नहीं आएगा तब तक मैं बोलता रहूं। चलो, डीएनए क्या है, एक धागा है, उस डीएनए पर क्या लगे हुए, जीन लगे हुए हैं, ठीक है। अब अगर जीन जो है वो डीएनए पर स्थित है, ये बात तो समझ में आ गई कि भैया जीन जो है वो डीएनए पर स्थित होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीन जो है वो क्रोमेटिन पर भी होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्रोमेटिन किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है, और डीएनए पर क्या होता है, जीन होता है, तो क्रोमेटिन पर भी जीन आएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि जीन जो है वो क्रोमोसोम पर भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्रोमोसोम भी किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है, ठीक है। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम किससे बने हुए हैं यार, डीएनए से तो बने हुए हैं। इसलिए डीएनए पर अगर जीन होगा तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम पर भी तो जीन आएगा ना। अब आई बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। तो ये लाइन समझ में आ गई, जीन डीएनए पर स्थित होता है, इसका मतलब यह है कि क्रोमेटिन के साथ साथ क्रोमोसोम पर भी मौजूद है। कौन, जीन क्रोमोसोम और क्रोमेटिन पर भी मौजूद है। चलो, कोशिका की आनुवंशिक जानकारी,
कोई भी सेल है उसकी जो आनुवंशिक जानकारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कौन रखेगा? उसके अंदर सभी जो जीन है उनका कुल योग है ना भाई। उसके अंदर एक सेल है, कोई भी कोशिका है, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसकी जो आनुवंशिक जो जानकारी है वो कौन रखेगा? उसके अंदर जितने भी जीन होंगे वो रखेंगे ना यार। मैंने अभी आपको बताया कि आनुवंशिक जानकारी कौन रखता है? एक जीन है ना, वो रखता है। जीन जो है वो क्या रखता है? आनुवंशिक जानकारी रखता है, ठीक है। तो एक कोशिका जो है उस पूरी कोशिका की, ये एक एग्जांपल, ये चलो नीचे ले चलते हैं। ये क्या है? एक सेल है, एक सेल है। मैं बोल रहा हूं इस सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन रखेगा? इसके अंदर जितने भी, इसके अंदर, इस कोशिका के अंदर, चलो इधर कर लेता हूं, आपको नहीं दिखेगा तो, कोशिका के अंदर जितने जीन होंगे वो रखेंगे, ठीक है। इस सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन रखेगा? इस सेल के अंदर कितने जीन्स हैं सारे के सारे वो रखेंगे, सारे मिलकर रखेंगे ना। कोई जीन वही हाइट के लिए होगा, कोई बालों के लिए, बालों के रंग के लिए होगा, ठीक है, कोई खुद के कलर के लिए होगा। तो वो सारी चीजें कौन करेगा? इस कोशिका के अंदर जितने भी क्या होंगे, जीन होंगे, वो करेंगे ना। बात समझ में आई या नहीं आई? बात ये समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो यही पॉइंट यहां पर बोलना चाह रहा है कि भैया कोशिका की आनुवंशिक जानकारी, कोशिका की जो आनुवंशिक जानकारी है वो कौन रखेगा? सभी जीनों का कुल योग है। उसके अंदर कितने जीन होंगे वो ही रखेंगे ना। चलो, एस फेज में डीएनए की कॉपी बनाने का अर्थ है, एक मिनट, अब आपको मैं एक चीज, एक थोड़ा सा 11th क्लास में लेके चलता हूं। सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा, कोशिका विभाजन आपने पढ़ा होगा। तो कोशिका विभाजन में अलग अलग फेज आते हैं। एक आता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, सुना होगा। अगर आपने 11वीं पढ़ी है तो आपने सुना होगा। पहले आता G1, उसके बाद में S, उसके बाद में G2, उसके बाद में M फेज, ठीक है। ये पूरी साइकिल होती है, ठीक है। G1 के बाद में S के बाद में G2, उसके बाद में M, फिर वापस G1 आ जाता है, फिर वापस S, फिर वापस G2, फिर M, ऐसे पूरी साइकिल जो है वो चलती रहती है, ठीक है। चलो, अब ये बोल रहा है कि एस फेज जो होता है ना, ये वाला फेज, इसके अंदर क्या होता है? डीएनए की कॉपी होती है, ठीक है। डीएनए जो है उसकी कॉपी हो जाती है। यहां पर एस फेज के अंदर दौरान क्या होता है? डीएनए की कॉपी होती है। तो एस फेज में डीएनए की कॉपी बनाने का अर्थ है सभी जीन की कॉपी बनना। अगर डीएनए की कॉपी बन गई तो जीन की कॉपी अपने आप ही बन जाएगी, क्योंकि डीएनए पर ही तो क्या होता है? जीन होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक पेज क्रिएट कर लेता हूं ताकि आपको समझाऊं, ठीक है। एस फेज में क्या होता है? एस फेज में होता क्या है? ध्यान से सुनना। डीएनए की कॉपी होती है। डीएनए की क्या होती है? कॉपी होती है। और डीएनए की कॉपी होने का मतलब क्या है? जीन की कॉपी होना, जीन की कॉपी, ठीक है। अगर डीएनए की कॉपी हुई है तो जीन की कॉपी होगी, क्योंकि डीएनए पर ही तो क्या होता है? ये डीएनए है, इसी पर क्या लगा हुआ है? जीन लगा हुआ है। इसी पर क्या है? जीन है, ठीक है। अगर डीएनए की कॉपी होगी, ये मान लो एक डीएनए था, ठीक है। अब इसकी कॉपी हो गई, इसकी क्या हो गई? कॉपी हो गई। इसकी क्या हो गई? कॉपी हो गई। तो क्या बन गया भाई? ये डीएनए के साथ में क्या होगी? जीन की तो कॉपी हो गई ना। एक मिनट, डीएनए के साथ साथ में ये जीन इस पर लगे हुए थे, उनकी भी कॉपी हो गई। समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मैं बोल रहा हूं एस फेज के अंदर क्या होता है? डीएनए की कॉपी होती है, ठीक है। ये सेल साइकिल के अंदर, सेल जो है उसके अंदर ये साइकिल चलती रहती है। पहले G1 में होती है साइकिल, फिर S फेज में आती है, फिर G2 में आती है, फिर M फेज में आती है, ठीक है। तो ये साइकिल चलती रहती है कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर ये क्या होती है? केंद्रक होता है, उसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, और उसी के अंदर क्या होता है? आपका ये सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ उसी के अंदर होता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि S फेज जब आता है ना, जब जो कोशिका चक्कर है, इसका जो S फेज आता है उसके अंदर क्या होता है? डीएनए कॉपी होता है। बिल्कुल भैया, डीएनए कॉपी होता है उसके अंदर। मैं बोल रहा हूं जब डीएनए कॉपी होगा तो जीन की भी कॉपी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि डीएनए पर ही तो जीन है। तो डीएनए अगर इसकी कॉपी होगी, इस धागे की कॉपी होगी, तो इसकी भी कॉपी बनी जाएगी ना। बिल्कुल भैया, बनी जाएगी। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी तो बात है। अगर डीएनए की कॉपी हो रही है, ये मान लो डीएनए है, इसकी कॉपी हो रही है, तो इसकी भी कॉपी हो जाएगी। इस पर जो जीन लगा हुआ उसकी भी कॉपी बनी जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी। चलो,
तो इतना समझ में आएगा। एस फेज में क्या है, डीएनए की कॉपी बनाने का अर्थ है सभी जीन की कॉपी बनाना, ठीक है। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन को आनुवांशिक जानकारी की कॉपी के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है मतलब क्या है, आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो उसकी कॉपी हो रही है, ठीक है। ये देखो मैं समझा देता हूं आपको। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, रेप्लिकेशन, प्रतिकृति बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, रेप्लिकेशन को बोलते हैं प्रतिकृति, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कॉपी बनना ना, कुछ भी नहीं है, कॉपी बनाना। वो ये जो यहां पर अपन ने कॉपी बनाई है उसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। कॉपी बना ली अपन ने, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूं अगर डीएनए की कॉपी बन रही है तो साथ में जीन की भी कॉपी बनेगी, जीन की भी क्या बनेगी, कॉपी बनेगी, ठीक है। जीन की भी कॉपी बनेगी। और जब जीन की कॉपी बनती है तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन की भी कॉपी बनेगी, क्योंकि जीन के अंदर क्या होती है, जीन के अंदर क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है, आनुवंशिक जानकारी, ये क्या होती है, जीन के अंदर होती है ना। तो अगर जीन की कॉपी होगी तो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है इसकी भी क्या होगी, कॉपी होगी। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई। मैं ये बोल रहा हूं कि डीएनए की कॉपी होगी, तो डीएनए की कॉपी हुई तो जीन की भी कॉपी होगी, क्योंकि जीन उसी पर लगा हुआ है। अब जीन की जब कॉपी हो गई तो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन की भी कॉपी होगी, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, जीन के अंदर ही होती है। एक दूसरे से इंटरलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो ये समझ में आई आपको। चलो एस फेज में, इसको थोड़ा सा नोट्स खराब हो जाएंगे वरना आपके। चलो एस फेज में डीएनए की कॉपी बनाने का अर्थ है सभी जीन की कॉपी बनाना, ठीक है, सारे जीन की कॉपी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन प्रतिकृति का आनुवंशिक जानकारी की कॉपी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो यही मैंने आपको बात बताई कि अगर डीएनए की कॉपी बन रही है, डीएनए की कॉपी बन रही है तो जीन की भी कॉपी बनेगी, और जीन की अगर कॉपी बन गई तो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो आनुवंशिक जानकारी उसकी भी कॉपी बनेगी। यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आई। तो मैंने आपको बताया डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं। अब बात करेंगे किसकी, क्रोमेटिन बता दिया, क्रोमेटिड नहीं बताया ना, क्रोमेटिड नहीं बताया, अभी बताता हूं क्रोमेटिड क्या होता है। क्रोमोसोम की संरचना देख लेते हैं पहले, क्रोमोसोम की संरचना कैसी होती है उसकी बात करेंगे, है ना। तो देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई कि एक G1 फेज होता है, एक S फेज होता है, एक G2 फेज होता है, एक M फेज होता है। कब होते हैं, कोशिका का चक्र चलता रहता है, ठीक है। कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे और आप पढ़ के भी आए होंगे कि कोशिका विभाजन जो वो चलता रहता है, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल बनती रहती है। और इसी जो कोशिका विभाजन होता है इसमें कोशिका चक्र होता है, जिसमें पहले G1 फेज आता है, फिर S फेज, फिर G2, फिर M फेज। पहले क्या था, G1, उसके बाद में S, उसके बाद G2, उसके बाद में M फेज आता है, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूं कि क्रोमोसोम जो है ना, आपका गुणसूत्र जो है, क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं, ये आपको पता लग गया। क्रोमोसोम जो है ये सबसे बढ़िया कब दिखता है, ये मैं बोल रहा हूं कि ये जो M फेज आता है ना, जो M फेज आता है, ये जो M फेज आता है, इसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, विजिबल होता है, दिखाई देता है। क्रोमोसोम कब दिखाई देता है, वो दिखाई देता है M फेज के अंदर। बढ़िया से अपन को क्रोमोसोम की अगर स्टडी करनी है तो अपन को M फेज में स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। अगर आपको क्रोमोसोम के बारे में जानकारी चाहिए, भाई क्रोमोसोम ऐसे दिखता है, इस पर ये होता है, तो आपको कौन से फेज के अंदर जानकारी लेनी पड़ेगी, M फेज के अंदर ही बढ़िया तरीके से अपन को दिखाई देता है। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि क्रोमोसोम बढ़िया तरीके से कब दिखाई देता है, M फेज के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। अब बात करते हैं G1 फेज की। G1 फेज की, इसमें सिर्फ क्रोमेटिन विजिबल होता है, इसमें क्रोमेटिन सिर्फ क्या होता है, विजिबल होता है। क्रोमेटिन बता चुका हूं क्या होता है, क्रोमेटिन दिखाई देता है। अब क्रोमेटिन क्या होता है वो आपको बता चुका हूं, इसलिए मैंने आपको बताई कि ये सारी चीजें बार बार आएंगी तो आपको कंफ्यूजन ना हो। क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए को अपने फोल्ड किया था वही क्रोमेटिन होता है। तो इसमें क्रोमोसोम नहीं दिखाई देता, इसमें क्रोमेटिन दिखाई देता है ना, तो गुच्छा सा दिखाई देता है अपन को, ठीक है। अब देखते हैं, आपको चीज बताऊं, सिंप्लीफाई करके आपको एक अच्छी सी चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये G1 फेज है ना, इसके अंदर कैसा सिस्टम प्रेजेंट है, ये कुछ इस प्रकार का आपको क्रोमोसोम है वो दिखाई देता है। क्योंकि क्रोमोसोम वो पूरी तरह से कब दिखाई देता है, पूरी तरह क्रोमोसोम तो कब दिखाई देगा आपको, वो दिखाई देता है आपको M फेज के अंदर। इस फेज के अंदर आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा। G1 के अंदर आपको कैसा दिखता है, ये क्रोमेटिन ऐसा कुछ दिखता है आपको, ठीक है।
सा मैं कलर से बनाता हूँ ताकि आप उसकी देखिए। चलो थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको। चलो, जीवन फेज के अंदर आपको क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, क्योंकि ये क्या क्रोमेटिन है। क्रोमोसोम तो कब दिखाई देगा सही से अपन को, एम फेज के अंदर दिखाई देता है। जीवन के अंदर क्या दिखाई देता है, क्रोमेटिन दिखाई देता है, तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। फिर अपन बात करें एस फेज के अंदर। एस फेज के अंदर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एस फेज के अंदर क्या होती है, कॉपी होती है, डीएनए क्या होती है, कॉपी होती है। एस फेज के अंदर क्या होती है, डीएनए की कॉपी बनती है भाई, ठीक है, कॉपी बनेगी। तो डीएनए की जब कॉपी बनेगी, डीएनए कॉपी बनने का मतलब है कि इनकी भी कॉपी बन जाएगी, इनकी भी क्या बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो इनकी कॉपी बनेगी तो कैसा दिखेगा, ये कुछ माहौल अपन को ऐसा दिखेगा। G2 फेज के अंदर कुछ ऐसा माहौल दिखेगा अपन को। क्योंकि एस फेज के अंदर क्या बन गई, इनकी कॉपी बन गई, इसलिए G2 फेज के अंदर कुछ ऐसा सा ये दिखाई देगा। अब ध्यान से देखना, ये क्या है, एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। मतलब यहां पर जीवन फेज के अंदर कितने थे, 2 क्रोमोसोम थे। कितने क्रोमोसोम थे, 2 क्रोमोसोम थे। और वहीं बात करें अपन G2 फेज के अंदर कितने हो गए, अब आप बोलोगे कितने हो गए, 4 हो गए ना भैया, 4 तो हो गए, सिंपल सी बात है, 4 हो गए, क्योंकि यहां पर कॉपी बन गई तो 4 हो गए। यही दिमाग में है ना, 4 नहीं हुए हैं, 4 नहीं हुए हैं। कितने क्रोमोसोम है, वही 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है। बोला भैया ये कैसे, 4 क्रोमोसोम होने चाहिए था ना, क्योंकि कॉपी होगी। तो मैंने कहा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अपनी आंखें खोल के देखो कि जो यहां पर एक था ना, जो यहां पर एक था, ठीक है, तो डीएनए की कॉपी हुई है, डीएनए की कॉपी हुई है, क्रोमोसोम की कॉपी नहीं हुई, क्रोमोसोम की कॉपी नहीं हुई है। यह पूरा एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, यह पूरा क्या है, एक ही क्रोमोसोम है, यह पूरा एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम नहीं बने, ये यहां पर 2 नहीं हो गए, एक ही क्रोमोसोम है भैया, ये क्या है, एक ही क्रोमोसोम है। अब ये G2 फेज के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है। फिर अपन को M फेज के अंदर बढ़िया क्रोमोसोम दिखाई देता है। वो कैसा दिखाई देता है, वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अब इसकी भी बात करेंगे, पहले यहां पर चलते हैं वापस। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जीवन फेज के अंदर ये कोशिका चक्र है, वो चलती है आपकी, ठीक है, ध्यान से सुनना बस, ठीक है, सेल साइकिल चलती है। इस सेल साइकिल के अंदर यार एक होता है जीवन फेज, सबसे पहले आता है जीवन, उसके बाद में एस, उसके बाद में G2, उसके बाद में आता है एम फेज, और फिर वापस जीवन आ जाता है। ऐसे एक पूरी साइकिल जो है, वो चक्र जो है, वो चलता रहता है। तो मैं बोल रहा हूं कि जीवन फेज की अगर मैं बात करूं, यार थोड़ी सी मैं चला ही लेता हूं, उसको गर्मी काफी हो गई। अगर मैं जीवन फेज की बात करूं ना, आपको थोड़ी आवाज आएगी, लेकिन ठीक है, कर लो, थोड़ी सी सहन कर लो। जीवन फेज की अगर मैं बात करूं, जीवन की बात करूं ना, तो अगर मैं जीवन फेज की अगर मैं बात करूं ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये कुछ अपन को इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 क्रोमोसोम ही है। क्रोमोसोम सही से दिखता नहीं है, क्योंकि देखो अपन समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर क्या 2 क्रोमोसोम है। फिर क्या हुआ, डीएनए कॉपी हुआ। डीएनए की कॉपी होती है किसके अंदर, एस फेज के अंदर डीएनए की कॉपी होती है। डीएनए कॉपी होने का मतलब क्या है कि यहां पर ये क्रोमोसोम की कॉपी नहीं हुई है, क्रोमोसोम कॉपी नहीं हुआ है। यहां पर क्या है, ये एक ही क्रोमोसोम है, ये भी क्या है, एक ही क्रोमोसोम है। मतलब 2 क्रोमोसोम यहां पर, वही 2 क्रोमोसोम यहां पर थे। फिर इसके भैया G2 में कुछ इस प्रकार का दिखता है। फिर एम फेज के अंदर अपन को कैसा दिखता है, वो आपको दिखाऊं, तो ये कुछ इस प्रकार का अपन को दिखता है। अब मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी, क्रोमेटिड नहीं बताई थी, है ना, वो क्रोमेटिड सुन लो। क्रोमेटिन बता दिया था मैंने आपको, टिड नहीं बताया था, टिड सुन लेना, है ना। तो क्रोमोसोम देखो ये क्या है, ये देखो एक ये ऐसे ऐसे ये दिखता है ना, बढ़िया सा दिखता है ना, एक्स स्ट्रक्चर सा दिखता है ना। ये बीच में जुड़े हुए होते हैं, किससे जुड़े हुए होते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या है, क्रोमेटिड है। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। ये 1 क्रोमेटिड, ये 2, ये 3, ठीक है। ये क्या क्रोमेटिड है, ये क्या क्रोमेटिड है, ये क्या क्रोमेटिड है, ठीक है भैया, क्रोमेटिड है। तो ये क्रोमेटिड जो जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, बीच में से क्या लगा होता है, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। बीच में सेंटर है, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं, ना। इस जगह को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। समझ में आई ये बात भैया, आ गई। ये क्या है आपकी क्रोमेटिड, ये क्या है क्रोमेटिड। इन दोनों क्या बोल देंगे पर, सिस्टर क्रोमेटिड बोल देंगे। दोनों एक जैसे, ये दोनों बहनें हैं, बिल्कुल सिस्टर क्रोमेटिड बोल दिया, ठीक है। चलो, इस जगह को क्या बोलते हैं, जो ये लास्ट वाली जो जगह होती है, इसको क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीलोमियर।
बीच वाली को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। सेंटर में है सेंट्रोमियर, ठीक है। और जो यहां पर कोने में है, ये जो कोने में है इसको क्या बोलेंगे? टीलोमियर बोलेंगे। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? मैं आपको बस चीजें सिखा रहा हूं कि किसको क्या बोलते हैं, फिर आगे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपके लिए ना हो, तो पहले अपन बेसिक से चलते हैं, तो वो ध्यान से सुन लेना यार, है ना। तो ये जो बीच में है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर, ठीक है। और ये जो यहाँ पर कोने पर इसको क्या बोलते हैं? टीलोमियर। क्या बोलते हैं इसको? टीलोमियर। बोलो भैया ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में हमें आ गया कि क्रोमोसोम दिखता ऐसा है, क्रोमोसोम की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, बीच में से क्या है? सेंट्रोमियर है, ये एक ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। ये क्या है? एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड। यहां पर देखो, यहां पर यही तो हुआ है, ये आपका क्रोमोसोम है, ये बीच में क्या है? सेंट्रोमियर है। ये क्या है? सेंट्रोमियर। एक मिनट इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, ये क्या है? सेंट्रोमियर है। और ये क्या है? दोनों क्रोमेटिड है, ठीक है। ये क्या है? क्रोमेटिड। और छोटा कर लूं, उसको लिखा नहीं जाएगा, क्रोमेटिड, ठीक है। तो बीच में क्या सेंट्रोमियर, वही क्या? क्रोमेटिड। तो वही चीज यहां पर है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम कोई अलग से नहीं बन गया, ये क्रोमोसोम कुछ अलग से नहीं बन गया है, ठीक है। ये दो क्रोमोसोम नहीं है, ये एक ही क्रोमोसोम है। यहां पर क्या था? यहां पर क्या था? वो क्रोमेटिन था, ठीक है। उसी क्रोमेटिन से यहां पर क्या बन गया? क्रोमोसोम बन रहा है, ठीक है। पहले क्रोमेटिन बनता है, क्योंकि डीएनए को थोड़ा फोल्ड करते हैं तो क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन को फिर थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं तो क्या बनता है? आपका क्रोमेटिन क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसके अंदर वापस में आपको बता दूं, बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है, और सेंट्रोमियर से आपके क्रोमेटिड जो है वो जुड़े हुए होते हैं। क्रोमेटिड क्या होता है? ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है। तो ये इन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे? ये आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है, आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। चलो फिर आगे बात करेंगे अपन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की। यार ये हैप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड क्या होता है? एगुणित क्या है? द्विगुणित क्या है? ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं अपन। एक मिनट, चलो यहां थे ना अपन। ये एगुणित क्या होता है और द्विगुणित क्या होता है? ये है आपका, हिंदी में भी लिख देता हूं वरना आपको दिक्कत ना हो, जब पढ़ोगे तब दिक्कत ना आए। ये क्या है? एगुणित, और ये क्या है? द्विगुणित। द्विगुणित, ठीक है। तो ये एगुणित और द्विगुणित हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आपको बार बार आपको सुनने के लिए मिलेगा, बायोलॉजी के अंदर आपको बार बार सुनने के लिए मिलता है, तो इसलिए समझ लो भाई हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। ध्यान से देखना, हैप्लॉइड क्या है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अगर क्रोमोसोम का क्या हो? सिंगल सेट होना, उसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। और डिप्लॉइड क्या है? टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम के क्या हो? दो सेट होना, उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं। इसको आसानी से समझाऊं, तो देखो आ जाओ। तो आप सबको पता है कि अपने अंदर क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, सबको पता है ये बात, 46 क्रोमोसोम। अरे यार बचपन से सुनते आ रहे हैं ये बात तो, कि ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब आपको पता है कि मदर से कितने आएंगे? आपके 23 किससे आएंगे? मदर से आएंगे, मतलब 23 किससे आएंगे? मदर से आएंगे, और 23 किससे आएंगे? फादर से आएंगे। टोटल करेंगे तो कितने आ जाएंगे? बच्चे में कितने हो जाएंगे उनके? वो हो जाएंगे आपके 46 हो जाएंगे। तो वही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ और उसी को समझा रहा हूँ बस। या 23 किससे है? मदर से, और फादर से कितना है? 23। और ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? 46 बना लेंगे। मतलब क्या हुआ कि मान लो ये मदर से आया हाइट के लिए, ये वाला क्रोमोसोम जो है ना, ये वाला क्रोमोसोम जो है वो मदर से आया हाइट के लिए। हाइट के लिए है ना, कि लंबाई कितनी होगी लड़के की, जो हमारा लड़का होगा उसकी लंबाई कितनी होगी, वो मदर से आया। ये एक क्रोमोसोम आ गया भाई, मदर से आ गया, और ये आ गया फादर से। ये भी किसके लिए है? हाइट के लिए ही है, ठीक है। ये भी किसके लिए? हाइट के लिए। इसको थोड़ा और सही बनाऊं तो इसको कुछ अपन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला किसे है? मदर से। ये वाला किसे है? फादर से, ठीक है। दोनों ही किसके लिए? हाइट के लिए है। ये बात ध्यान रख लेना कि दोनों ही हाइट के लिए हैं, क्योंकि देखो 23 में से अलग अलग काम के लिए आएंगे, ठीक है। अपन एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं कि ये एक क्रोमोसोम जो है ये किसके लिए? हाइट के लिए। क्रोमोसोम में अलग अलग जीन होते हैं, वो अलग अलग काम करेंगे, अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। तो ये किसके लिए? हाइट के लिए। ये किसके लिए है? हाइट के लिए। दोनों ही हाइट के लिए, और किससे आए? अलग अलग ऐसे हैं। ये मदर से आया, ये फादर से आया है, ये फादर से आया है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई भैया हमें, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा हूं मैं। तो ये क्या है? आपका डिप्लॉइड है। ये क्या है? डिप्लॉइड है। दोनों क्रोमोसोम जो है ये क्या है? डिप्लॉइड है। दोनों क्रोमोसोम जो किसके लिए है? हाइट के लिए हैं।
दोनों क्रोमोसोम किसके लिए? हाइट के लिए। एक ही गुण के लिए, एक ही लक्षण के लिए अगर दो क्रोमोसोम हो तो क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एक ही लक्षण के लिए, अब लक्षण क्या ले रहा हूं मैं? हाइट ले रहा हूं। मान लो बालों का रंग है, इसके लिए भाई एक क्रोमोसोम है, ठीक है, बालों के रंग के लिए एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर बालों के रंग के लिए एक क्रोमोसोम है तो क्या बोल देंगे? अगुणित बोल देंगे। और अगर उसके लिए दो क्रोमोसोम है तो क्या बोल देंगे? द्विगुणित बोल देंगे, ठीक है। यहां पर हाइट के लिए कितने क्रोमोसोम है भैया? दो क्रोमोसोम, इसलिए क्या बोल दिया? डिप्लॉइड बोल दिया, द्विगुणित बोल दिया। और वही बात करूं मैं, अगर हाइट के लिए क्या होता है? एक क्रोमोसोम होता तो क्या बोल देता? इसको मैं हैप्लॉइड बोल देता। क्या बोल देता? हैप्लॉइड बोल देता। अब ये देखना ध्यान से, ये देखना क्या ध्यान से, ये बोला मैंने आपको कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड बोलते हैं। और अगर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम के, तो क्या बोल देंगे? डिप्लॉइड बोल देंगे, द्विगुणित बोल देंगे। अब ध्यान से देखना, ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। और तीनों भी मुझे अलग अलग दिख रहे हैं, बिल्कुल भैया तीनों ही अलग अलग हैं, तीनों ही अलग अलग क्रोमोसोम हैं। तो मुझे एक बात बताओ यार कि ये क्या है? हैप्लॉइड है। ऐसी ये तीन क्रोमोसोम अगर किसी एक सेल में हो, किसी एक कोशिका में हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उस कोशिका को क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड बोलेंगे, डिप्लॉइड बोलेंगे, या फिर ट्रिप्लॉइड बोलेंगे। अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित कौन सा बोलेंगे बताओ? क्योंकि तीन है यहां पर, त्रिगुणित बोल सकते हैं क्या? त्रिगुणित बोल सकते हैं क्या? तो कुछ बोलेंगे हाँ भैया बोल दो भैया। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखो ध्यान से देखो यार, मैंने क्या बोला कि अगर एक ही कैरेक्टर के लिए, एक ही लक्षण के लिए, एक ही गुण के लिए अगर दो गुणसूत्र हो तब क्या बोलते हैं? उसको द्विगुणित बोलते हैं। यहां पर मुझे देखो, ये पिंक वाला मुझे अलग दिख रहा है, ब्लू वाला मुझे अलग दिख रहा है और ग्रीन वाला मुझे अलग दिख रहा है। इनका रंग क्या बता रहा है? कि ये अलग अलग लक्षणों के लिए, अलग अलग गुणों के लिए, अलग अलग कैरेक्टर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये पिंक वाला कुछ अलग काम देखेगा, ये ब्लू वाला कुछ अलग काम देखेगा, ये ग्रीन वाला कुछ अलग काम देखेगा। तीनों के अलग अलग काम हैं, तीनों ही अलग अलग क्रोमोसोम हैं, तीनों में कोई रिश्ता नहीं है आपस में यार। तो ये क्या है? तीनों ही अलग अलग है, इसलिए क्या बोलेंगे? इसको हैप्लॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड, ठीक है। ऐसी कोशिका क्या बोलेंगे अपन? हैप्लॉइड, ठीक है। अगुणित बोलेंगे, अगुणित बोलेंगे। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या यहां पर? ये बताओ मुझे यार। पिंक वाला क्रोमोसोम मुझे अलग दिख रहा है, पिंक वाला क्रोमोसोम मुझे अलग दिख रहा है, ब्लू वाला मुझे अलग दिख रहा है, ग्रीन वाला मुझे अलग दिख रहा है। अलग अलग दिख रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि इनका कुछ अलग अलग ही काम होगा। पिंक वाला कुछ अलग काम करेगा, ग्रीन वाला कुछ अलग, ब्लू वाला कुछ अलग काम करेगा। तो अलग अलग जब काम कर रहे हैं, मतलब आपस में कोई रिश्ता नहीं है, जब आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है इनका, तो क्या है? ये तीनों ही अलग अलग है, मतलब क्या है? अगुणित है। क्या है? अगुणित, हैप्लॉइड। अब बात बताओ यार, द्विगुणित कैसा होगा? तो देखो यहां पर ये द्विगुणित है। यहां पर देखो, एक पिंक है, ये दूसरा पिंक, ये एक ब्लू, ये दूसरा ब्लू, ये ग्रीन, ये दूसरा ग्रीन। ये दोनों क्या है? पिंक पिंक हैं, दोनों ही गुलाबी गुलाबी हैं। मतलब क्या हुआ कि दोनों ही कोई एक ही लक्षण पर काम करेंगे, किसी एक ही गुण पर काम करेंगे। मान लो बालों का रंग देख रहे हैं, ये पिंक वाले क्या देख रहे हैं? बालों का रंग देख रहे हैं। तो यहां पर बालों का रंग कौन देख रहा था? सिर्फ एक क्रोमोसोम देख रहा था। यहां पर कितने क्रोमोसोम देख रहे हैं? दो क्रोमोसोम मिलकर क्या है? बालों का रंग देख रहे हैं। दो क्रोमोसोम मिलकर क्या देख रहे हैं? बालों का रंग देख रहे हैं। तो ये क्या है? द्विगुणित है भैया। क्या है? द्विगुणित है, ठीक है। यही मैं बात कर लूं इसकी, तो ये मान लो किसके लिए? हाइट के लिए है। तो यहां पर क्या है? ये ब्लू वाला जो एक क्रोमोसोम है वो हाइट के लिए था। यहां पर क्या था? एक क्रोमोसोम था, तो क्या था? अगुणित था। यहां पर मैं बात करूं तो दो क्रोमोसोम है, दोनों ही क्या? हाइट के लिए है, एक ही काम देख रहे हैं, मतलब आपस में गहरा रिश्ता है इनका, ठीक है। दोनों जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम आपस में क्या देख रहे हैं? एक ही काम देख रहे हैं, मतलब क्या है? द्विगुणित है। दो क्रोमोसोम एक ही लक्षण के लिए, दो क्रोमोसोम एक ही लक्षण के लिए है, मतलब क्या है? सीधी सी बात है, वो क्या है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। क्या है? डिप्लॉइड संरचना है, द्विगुणित है। वही बात करूं मैं ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला अगर गोरे काले के लिए देख रहा है, कोई इंसान गोरा है, कोई काला है, अगर उसके लिए देख रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या है? एक ही क्रोमोसोम है जो गोरा काला बता रहा है, यहां पर दो क्रोमोसोम है जो गोरा काला बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा कि ये भी क्या है? द्विगुणित है। तो क्या बोल देंगे अपन? द्विगुणित बोल देंगे। ये क्या है? आपका डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ में आया यार आपको? मैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है, ठीक है। और आपको एग्जांपल दूं, और एग्जांपल दूं तो ध्यान से समझना। ये क्या है? ए बी बी, ठीक है। ठीक
अब ये बताओ मुझे कि ये भैया हैप्लॉइड है, ये वाला कौन सा हैप्लॉइड है? तो मुझे बताया कि ए बी सी डी तीनों अलग अलग है, तो ये क्या है? हैप्लॉइड है भैया। क्या है? हैप्लॉइड है। ठीक है, वही मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या है? डिप्लॉइड है। ये क्या है? डिप्लॉइड, तो ये क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आई या नहीं आई? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर दो क्रोमोसोम, ठीक है, ये ये अलग अलग क्रोमोसोम है, तो ये अलग अलग काम करेंगे, तो क्या है? अपलोड हो गया। मैं बात करूं ये दो क्रोमोसोम है, किसी एक काम कर रहे हैं, दो क्रोमोसोम मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका डिप्लॉइड हो जाएगा। चलो, तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड आपको समझ में आ गया। फिर बात करें कंसेप्ट ऑफ कैरेक्टर एंड ट्रेट। कैरेक्टर और ट्रेट का कंसेप्ट अपन देखते हैं। कैरेक्टर और ट्रेट क्या होता है, तो ध्यान से देखना भाई। कैरेक्टर और ट्रेट आपको देखने के लिए मिलेगा। कैरेक्टर को हिंदी में बोलते हैं लक्षण और ट्रेट को बोलते हैं विशेषक। ठीक है, ट्रेट को हिंदी में बोलते हैं विशेषक। तो ध्यान से सुनो, आई कलर है, क्या है? आई कलर, ये क्या है? लक्षण है। मेरी आंखों का रंग कैसा होगा? काला भी हो सकता है और ब्लू आईज भी हो सकती हैं। तो काली अगर आंखें हैं और ब्लू आईज हैं, ये क्या है? काली और नीली आंखें हैं, ये क्या है? विशेषक है। ये क्या है? विशेषक है। लेकिन आंखों का रंग क्या है? ये लक्षण है। ठीक है, अब आंखों का रंग क्या है? एक कैरेक्टर है, एक लक्षण है। अब किसी की आंख भाई काली हो सकती है, किसी की नीली हो सकती है, ये क्या है? विशेषक है। ये क्या है? विशेषक है। उसको क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। भाई किसी की आंख नीली हो सकती है, किसी की काली हो सकती है, तो वो क्या है? विशेषक है। ठीक है, एक है हाइट की बात कर ले। हाइट, अब हाइट सबकी बराबर तो नहीं होती। हाइट क्या है? एक लक्षण है। किसी की हाइट छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी की हाइट लंबी है, किसी की बोनी है। ठीक है, ड्वार्फ और टोल। ठीक है, तो हाइट जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो हाइट क्या है? यहां पर लक्षण है। और ट्रेट क्या है? विशेषक क्या है? यहां पर टोल और ड्वार्फ हो सकता है, बोना या फिर लंबा, तो वो क्या है? आपका विशेषक है। तो विशेषक और आपको लक्षण समझ में आ गया। लक्षण क्या होता है? एक गुण होता है, जैसे बालों का रंग, ठीक है, आंखों का रंग, हाइट, खुद का रंग, काला गोरा। ठीक है, तो काला गोरा यहां पर खुद का रंग, इंसान का रंग, ये क्या है आपका? ये क्या है? ये है आपका लक्षण। और काला गोरा ये क्या है? विशेषक है। समझ में आई या नहीं आई? ये बात आई। चलो एक चीज और बताऊं आपको, अलील। अलील क्या होता है? अलील क्या होता है वो भी बता देता हूं साथ में। अलील भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि एक जीन जो होगा ना, वो किसी एक गुण की बात करेगा। एक जीन जो है ना, एक जीन जो है वो किसी एक गुण की बात करेगा। मान लो ये एक जीन है, वो किसको दर्शा रहा है? आई कलर को दर्शा रहा है, आंखों का जो रंग है उसको दर्शा रहा है। एक जीन जो है ना, एक जीन जो होगा वो किसको दर्शाता है? आंखों के रंग को दर्शाता है। ये बात समझ में आ गई भैया? आगे समझ में, क्योंकि एक जीन जो है वो एक गुण को दर्शाता है। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने बात कर ली। मतलब गुण क्या है यहां पर? गुण है आपका जो लक्षण है वो क्या है यहां पर? आई कलर। एक मिनट, आई कलर क्या है यहां पर? लक्षण है। ठीक है भैया, लक्षण है। तो मैं बोल रहा हूं एक जीन जो है ना वो किसको दर्शा रहा है? आई कलर को दर्शा रहा है। तो जब एक जीन जो है वो आंखों के रंग को दर्शा रहा है, तो सबकी आंखों का रंग जो है सेम ही होना चाहिए। सेम ही होना चाहिए। किसी की नीली, किसी की नीली, किसी की काली। ऐसे क्यों हो रही आंखें? ऐसे आंखें क्यों होती हैं? आंखों का रंग सबका सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही जीन बता रहा है, अगर एक ही जीन आंखों का रंग बता रहा है, तो सबकी आंखें सेम होनी चाहिए ना। यही वही बात करूं मैं कि एक जीन जो है, एक जीन जो है वो किसको दर्शा रहा है? हाइट को दर्शा रहा है। मतलब सबकी हाइट क्या है? सेम होनी चाहिए। सबकी हाइट सेम होनी चाहिए, क्योंकि एक ही जीन तो है वो हाइट को दर्शा रहा है। ये अलग अलग क्यों आती है? ये अलग अलग क्यों होती है हाइट वगैरह? तो मैंने कहा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अलील। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अलील। भैया ये अलील क्या है? तो मैंने कहा ये जीन का ही एक पार्ट है। जीन का ही एक पार्ट है। मैं अलील की बात करूं तो मैं ले लेता हूं, ये क्या है? कैपिटल टी, और ये क्या है? देखो ये क्या है? कैपिटल टी, और ये क्या है? स्मॉल टी। क्या है? स्मॉल टी। ठीक है, तो ये यहां पर क्या है? अलील है। ये क्या है? अलील है। अलील है। ठीक है, कैपिटल टी अगर आ जाएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी किसी में होगा तो क्या बन जाएगा? वो टोल बन जाएगा। वो इंसान कैसा बन जाएगा? लंबा, बिल्कुल। ठीक है, और किसी के अंदर ऐसा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो भी कैसा होगा? लंबा होगा, टोल होगा। और किसी के अंदर अगर स्मॉल टी आ जाएगा, वो कैसा होगा? ड्वार्फ होगा, बोना होगा। कैसा होगा? ड्वार्फ, बोना। ठीक है, तो ये क्या है? अलग अलग अलील हैं। ये क्या है? अलग अलग अलील हैं। इसके लिए जीन तो एक ही है। देखो हाइट के लिए मैंने कहा कि जीन एक ही है, जीन एक ही है, लेकिन जीन के अंदर अलग अलग अलील हैं। ठीक है, जो किसको बताते हैं? किसको बताते हैं कि भैया ये लंबा होगा कि बोना होगा, लंबा होगा कि बोना होगा। ये बात कौन बताता है? ये बात बताता है अलील। ठीक है, जीन मतलब ये समझो कि अलील क्या है? जीन का ही एक पार्ट है। जीन का ही एक पार्ट है अलील।
जो किसको बताता है, स्पेसिफिक चीज को बताता है, विशेष चीज को बताता है कि भैया अब एक जीन है वो किसके लिए काम करता है, बालों के रंग के लिए काम करता है, लेकिन वो बाल भूरे होंगे कि वो काले होंगे, ये बात कौन बताता है, ये बात बताता है एलील। ठीक है, चलो। ऑल्सो नोन एज फिनोटाइप, इसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं जो बाहर दिखाई दे। अब आपको बालों का रंग, आंखों का रंग, हाइट, ये बाहर से दिखाई देते हैं, तो यही क्या है, फिनोटाइप है। ठीक है, यही क्या है, फिनोटाइप होता है। तो अब फिनोटाइप और जीनोटाइप ये वर्ड भी आप काफी आएंगे इस चैप्टर के अंदर, तो ये भी समझ लो क्या होता है फिनोटाइप। जो बाहर से अपन को दिखाई दे वही फिनोटाइप होता है। अब किसी का बालों का रंग आपको दिखाई दे रहा है, बाहर से दिखाई दे रहा है, भाई काले हैं कि भूरे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। वही बात करूं मैं खुद का रंग, काला है कि गोरा है, तो वो भी दिखाई देता है। किसी का हाइट की बात करूं तो भैया छोटा है, बोना है, छोटा ही बोल देता है, छोटा है या फिर लंबा है, तो वो भी अपन को दिख जाता है, बाहर से दिखता है। तो ये क्या है, फिनोटाइप है। हाइट, ठीक है, बोना और टोल, ये क्या है, बोना और लंबा, ये क्या है, ये क्या है, फिनोटाइप है। वही बात करूं आंखों का रंग, ये क्या है, फिनोटाइप है। ठीक है, खुद का रंग काला गोरा, ये क्या है, फिनोटाइप है। इसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। जो बाहर से अपन को दिखाई दे देना, जो बाहर से अपन को दिखाई दे दे वही फिनोटाइप होता है। वही बात करें फिर जीनोटाइप की। जीनोटाइप क्या है, ये क्या है, जीन ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म। किसी कोशिका या फिर किसी जीव के अंदर जितने जीन होंगे वो क्या है, जीनोटाइप को दर्शाते हैं। वो किसको दर्शाते हैं, जीनोटाइप को दर्शाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये क्या है, कैपिटल टी, ये भी कैसा है, लंबा होगा। एक मिनट, ये कैसा होगा, लंबा होगा। और किसी के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी कैसा होगा, लंबा होगा, ये भी कैसा होगा, लंबा होगा। देखो दोनों का फिनोटाइप है ना वो सेम आ रहा है। बाहर से अगर अपन देखें ना दोनों इंसानों को, ये दो अलग अलग इंसान है, कोई ए इंसान है, ये कोई बी इंसान है। अगर मैं इन ए और बी को अगर मैं बाहर से देखूं तो मुझे दोनों ही लंबे दिख रहे हैं। इनका क्या फिनोटाइप जो है वो सेम है, बिल्कुल फिनोटाइप मुझे बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। फिनोटाइप क्या है, जो बाहर से देखें अपन, तो मुझे बाहर से दोनों ही लंबे लंबे लग रहे हैं यार, ए भी मुझे लंबा लग रहा है, बी भी मुझे लंबा लग रहा है, तो मतलब फिनोटाइप तो इनका सेम ही है। अब बात करें जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप इसका देखो भाई टी है, इसमें क्या है, कैपिटल टी है, इसमें क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है। फिनोटाइप बाहर से देखने में दोनों लंबे लंबे लग रहे हैं, लेकिन दोनों का जीनोटाइप क्या है, वो अलग अलग है भाई, दोनों का जीनोटाइप अलग है। बी वाले का जीनोटाइप अलग है, इसका जीनोटाइप अलग है। तो जीनोटाइप अलग अलग है, फिनोटाइप जो है वो सेम है दोनों का, दोनों ही लंबे लंबे हैं, लेकिन दोनों की बात करें जीनोटाइप दोनों का अलग अलग है। तो जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है जीन्स ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म। कोई कोशिका या फिर कोई ऑर्गेनिज्म जो है, कोई कोशिका या फिर कोई ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर जो जीन्स हैं वो किसको दर्शाते हैं, जीनोटाइप को। ठीक है, वही बात नहीं फिनोटाइप की। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो बाहर से अपन को दिखाई दे, एक्सटर्नल अपीयरेंस का मतलब क्या, अपीयरेंस मतलब दिखाई देना। ठीक है, जैसा कैसी दिखावट है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी दिखावट। तो बाहरी दिखावट कैसी हो, क्या बताती है फिनोटाइप को। तो मैंने आपको बताया कि लंबा लंबा अपन को बाहर से देखने पता लगता है कौन लंबा है कौन छोटा है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन को फिनोटाइप जो है वो अपन को पता लग सकता है। फिर क्या बोल रहा है, अलग अलग जीनोटाइप का एक ही फिनोटाइप हो सकता है। ये लाइन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी कि भैया अलग अलग जीनोटाइप का क्या हो सकता है, एक ही फिनोटाइप हो सकता है। यहां पर देखो ये जीनोटाइप अलग था, ये वाला बी का, ए का जीनोटाइप अलग था, बी का जीनोटाइप अलग अलग था, तो दोनों का जीनोटाइप अलग अलग था, लेकिन दोनों का फिनोटाइप जो वो सेम था। तो अलग अलग जीनोटाइप का एक ही फिनोटाइप हो सकता है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर बात करते हैं एक लोकस, एक वर्ड आता है लोकस। ये लोकस क्या होता है, ये भी समझ लो भाई, लगे हाथ। तो लोकस क्या है, सिंगुलर क्या बोलेंगे, लोकस एक वचन लोकस बोलेंगे। सिंगुलर समझते हो, सिंगुलर प्लूरल ये समझते हो ना। चलो सिंगुलर को हिंदी में बोलते हैं एक वचन, और बोला ग्रामर पढ़ाने लगे, एक वचन, और आपको प्लूरल बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, अगर एक वचन मतलब एक हो तो लोकस बोल देंगे, बहुवचन के अंदर आप बोल देंगे लोकाई, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। चलो, तो ये लोकस क्या होता है, क्रोमोसोम पर जीन की फिजिकल लोकेशन, कि भाई क्रोमोसोम पर जीन कहां पर होगा उसकी फिजिकल लोकेशन क्या बोलते हैं, आप अपन क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। एग्जाम्पल दिखाऊं, आ जाओ, एग्जाम्पल दिखा देता हूं। ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। इस पर मान लो यहां पर क्या प्रेजेंट है, एक जीन है, ये मान लो ए जीन है, ठीक है। और एक और बना लेते हैं अपन, ये कुछ और जीन है, क्योंकि एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन होते हैं। ये मान लो बी जीन है भाई, ठीक है। तो ए जीन जो है उसकी फिजिकल लोकेशन कहां पर है, ये जो ए जीन है उसकी फिजिकल लोकेशन कहां पर है, क्रोमोसोम पर, यहां पर है भैया, ठीक है। ये क्या है, ए क्रोमोसोम जो है इसकी फिजिकल लोकेशन कहां पर, यहां पर है। वही बात करें बी जीन की, तो बी जीन की कहां पर, यहां पर है। तो जो फिजिकल लोकेशन है ना, ये जो जीन है, मान लो ए जीन और बी जीन कोई जीन है, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम पर तो बहुत सारे जीन होते हैं। तो ए जीन और बी जीन की जो लोकेशन है उसको क्या बोलते हैं अपन, लोकस बोलते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी जो जगह है ना, इसी जगह को क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं।
ठीक है। ए जीन और बी जीन कहां पर स्थित है उसी को क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। मतलब ए जीन बी जीन की मतलब स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे अपन, कोई भी हो सकता है, कोई भी जीन उसकी जो फिजिकल लोकेशन है कहां पर वो उपस्थित है, ठीक है जी, मतलब एक क्रोमोसोम है उस पर वो जीन कहां पर प्रेजेंट है यार, कहां पर वो लगा हुआ, उसी जगह पर लोकस बोलते हैं, उसी जगह को क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। मान लो इस देश में, ये देश क्या है, पूरा क्रोमोसोम है, ये देश क्या है, पूरा क्रोमोसोम है, इंडिया क्या क्रोमोसोम है। इस इंडिया के अंदर है, ठीक है, देश के अंदर आप कहां रह रहे हो, आप मान लो यूपी के अंदर रह रहे हो, एमपी के अंदर रह रहे हो, राजस्थान के अंदर रह रहे हो, तो आप कहां रह रहे हो वो क्या है, लोकस है। आप क्या हो, जीन हो, और आप कहां रह रहे हो वो लोकस है। मान लो मैं क्या हूं, जीन हूं, ये देश क्या है, पूरा क्रोमोसोम है, मैं एक जीन हूं, मैं राजस्थान में रहता हूं, तो राजस्थान क्या है, मेरा लोकस है। समझ में आ गई। तो फिजिकल लोकेशन, कोई भी जीन, मैं एक जीन हूं तो कोई भी जीन उसकी फिजिकल लोकेशन क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। तो लोकस समझ में आ गया आपको, एलील समझा दिया, ट्रेट क्या होता है वो बता दिया, ट्रेट को विशेषक बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, अगुणित द्विगुणित क्या होते हैं वो बता दिया आपको, क्रोमोसोम क्या होता है वो समझा दिया, ठीक है। इनको आगे डिटेल में अपन बात करेंगे ना, लेकिन बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि आपको ये सारी चीजें पता रहेंगी तो अपन अब चैप्टर में घुस सकते हैं, ठीक है। अब आपको सारी थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी गई, अब आप लड़ने के लिए तैयार हो गए जेनेटिक्स के अंदर। तो बस अब जेनेटिक्स अपन शुरुआत कर देंगे, जेनेटिक्स से शुरुआत कर दी, अब चैप्टर में घुस जाएंगे, ऑलरेडी घुस चुके हैं, लेकिन अब आपको बहुत मजा आएगा चैप्टर के अंदर। तो आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई, समझ में आई तो लाइक कर देना, लाइक तो करोगी और कमेंट भी करोगे, कमेंट करके तो बताओगे मुझे समझ में आई नहीं, ऐसे मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया। तो अगर आपको बताना है भैया हमें समझ में आया नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, वीडियो पसंद आ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।